Hello everyone, welcome back to your chemistry class. So students, today we are going to study about our last colligative property, that is osmotic pressure. बच्चों, आप सबने देखा होगा जब हम किसी विल्टेड फ्लावर्स यानी कि मुरझाए हुए फ्लावर को फ्रेश वाटर में रखते हैं तो क्या होता है, वो रिवाइव हो जाता है। और इसी तरीके से अगर हम रो मैंगोज को किसी सॉल्टेड सोल्यूशन में रखते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, श्रिवल हो जाते हैं। तो इन सब में एक चीज कॉमन है कि किसी में तो वाटर बाहर जा रहा है उस चीज से और किसी में क्या आ रहा है, उसके अंदर आ रहा है। और बहुत से एग्जाम्पल्स आपको ऐसे मिल जाएंगे, लेकिन इन सब सिस्टम्स में एक चीज कॉमन होती है। वो कॉमन क्या होता है? कॉमन ये होता है कि उस सिस्टम के बाहर एक मेम्ब्रेन होती है। एक मेम्ब्रेन है जो कि इन सब चीज़ों में कॉमन है। किन चीज़ों में? जिनमें हमारा ये वाटर की मूवमेंट हो रही है, मेम्ब्रेन है। और ये मेम्ब्रेन कैसी होती है? दिखने में तो ये कंटिन्यूअस होती है, बट इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ सब माइक्रोस्कोपिक होल्स और पोर। नेटवर्क ऑफ सब माइक्रोस्कोपिक पोर्स बोल सकते हैं या फिर होल्स बोल सकते हैं। अच्छा, अब इस मेम्ब्रेन, ये जो मेम्ब्रेन होती है ना, इस बात को समझने की चीज है ये कि मेम्ब्रेन थोड़ी पार्शियल होती है सॉल्वेंट को लेके। सॉल्वेंट के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो स्मॉल इन साइज होते हैं। सिर्फ सॉल्वेंट की मूवमेंट कराएगी, सॉल्यूट की मूवमेंट नहीं कराती है। तो इस मेम्ब्रेन को एक स्पेशल नाम से जाना जाता है और वो नाम होता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। क्या नाम होता है बच्चे? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। और इसे हम बार बार यूज करेंगे तो हम कौन सा नाम यूज कर सकते हैं? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। हम यूज करेंगे एसपीएम। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को हम एसपीएम बोलेंगे। ओके जी। तो हुआ क्या इन सब चीज़ों में? ये सब आपने बता दिया कि हाँ मैम, इतना तो हमें दिख रहा है कि वाटर की मूवमेंट हो रही है। कभी सिस्टम से बाहर हो रहा है वाटर मूव और कभी सिस्टम के अंदर हो रहा है। जैसे कि फ्लावर के केस में जब वो विल्टेड फ्लावर था तो जब हमने फ्रेश वाटर में रखा तो बाहर से पानी अंदर आ गया और एंड इट रिवाइव्स। और जब रॉ मैंगोज का केस था उसमें क्या हुआ कि रॉ मैंगोज से वाटर बाहर आ गया और सॉल्टेड सोल्यूशन के अंदर आ गया जब हमने उसे सॉल्टेड सोल्यूशन में रखा। तो अब बारी आ जाती है बच्चों कि इस प्रोसेस को कहते क्या है जब वाटर की मूवमेंट होती है थ्रू अ मेम्ब्रेन। बच्चों, इस प्रोसेस को कहते हैं ऑस्मोसिस। आई रिपीट, ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस, आपने डिफ्यूजन सुना है ना? हाँ जी मैम, सुना है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन में भी होती है मूवमेंट। हाँ, तो ऑस्मोसिस एक तरह से स्पेशल केस होता है डिफ्यूजन का। लेकिन इसमें होता क्या है मैम, हमें तो ना थोड़ा थोड़ा याद है, जूनियर क्लासेस का अच्छे से नहीं पता। कोई बात नहीं, आई एम देयर टू एक्सप्लेन। स्टूडेंट्स, होता ये है कि अब आप थोड़ी देर के लिए अपने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स को साइड में रखो और मैं एक बहुत ही सिंपल सिस्टम ड्रॉ कर रखा है मैंने आप सबके आगे। और इस सिंपल सिस्टम के अकॉर्डिंग ये वाला मैंने ले लिया, एक मैंने बीकर लिया है और इस बीकर के अंदर एक मेम्ब्रेन लगा दी है। और ये मेम्ब्रेन हमारी बिल्कुल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की मैंने ब्यूटीज बताई हैं आपको। क्या क्या ब्यूटी है उसकी? पहली बात तो ये एक मेम्ब्रेन होती है, वो तो नाम ही बता रहा है। दूसरी बात, ये कंटिन्यूअस है। तीसरी, नेटवर्क ऑफ सब माइक्रोस्कोपिक पोर्स और होल्स है। यहाँ पे पोर्स है या होल्स है। इसके थ्रू क्या होती है, ये थोड़ी पार्शियल होती है। किसकी मूवमेंट को लेके? सॉल्वेंट की मूवमेंट ही कराएगी। ये थोड़ी होती है, फेवरेटिज्म है इसके अंदर, सॉल्वेंट की ही मूवमेंट कराती है वो। ओके जी, इतनी बात समझ में आ गई है हमें। अब मैंने यहाँ पे एक बीकर लिया, बीकर में एक साइड लिया मैंने प्योर सॉल्वेंट। ये हमारा प्योर सॉल्वेंट, और इस तरफ मैंने लिया बच्चे सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन किसका बना होता है? सॉल्यूशन बना होता है सॉल्यूट का और सॉल्वेंट का, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। नेचर लव्स बैलेंस। अब नेचर को तो बैलेंस पसंद है। अब यहाँ नेचर को दिख रहा है कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, यहाँ से मूवमेंट होगी सिर्फ सॉल्वेंट की, कि यहाँ पे तो बहुत सारे सॉल्यूट पार्टिकल्स है, बहुत ज़्यादा क्राउडेड सिस्टम है। तो और यहाँ पे कोई सॉल्यूट पार्टिकल नहीं, यहाँ पे सिर्फ हमारा वाटर है। मतलब ये बहुत ही डाइल्यूट सिस्टम है, बहुत क्या, सिर्फ वाटर ही वाटर है बस। ठीक है, तो अब इसको बैलेंस करने के लिए कि यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा क्राउडीनेस हो रही है, तो मूवमेंट क्या होती है? मूवमेंट ऐसे होती है
प्योर सॉल्वेंट से सोल्यूशन की तरफ, प्योर सॉल्वेंट से सोल्यूशन की तरफ ऐसे मूवमेंट हो जाएगी हमारी, प्योर सॉल्वेंट से सोल्यूशन की तरफ। अब मूवमेंट हो जाती है, कब तक मूवमेंट होगी? जब तक कंसंट्रेशंस जो हैं ये एक इक्विलिब्रियम में ना आ जाए कि हाँ भाई अब इक्विलिब्रियम आ गया है, अब कंसंट्रेशंस इक्विलिब्रियम में है, क्या मूवमेंट कराई तो मैं ही कंसंट्रेटेड हो जाऊंगा, मेरा ही लेवल कम हो जाएगा। अब आपने देखा कि ऑस्मोसिस में हुआ क्या? ऑस्मोसिस में पहली बात मूवमेंट होती है सॉल्वेंट की, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट। ओके मैम, दिस वी सॉ। और मैम हमने ये भी देखा कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन भी ज़रूरी है। बिल्कुल बच्चे, तो ऑस्मोसिस में जो हमारी मूवमेंट होती है वो सॉल्वेंट की होती है। सेकेंडली एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की रिक्वायरमेंट होती है। देयर इज नो मीनिंग ऑफ ऑस्मोसिस विदाउट अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। थर्ड मूवमेंट होती है, देखो बच्चे हाई कंसंट्रेशन है यहाँ पे। हाई कंसंट्रेशन क्या होती है? कंसंट्रेशन क्या होती है? नंबर एक, कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है एक गिवन सॉल्वेंट में। तो यहाँ हाई कंसंट्रेशन यानी कि सॉल्वेंट, कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है? सॉल्यूट की वजह से ही तो कंसंट्रेशन का मतलब होता है कि कंसंट्रेशन की कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है। तो ये हाई कंसंट्रेशन है और ये लो कंसंट्रेशन है। तो मूवमेंट कहाँ से हो रही है? लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन, लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। ये 4-5 पॉइंट हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है ऑस्मोसिस में। आया आपको समझ में? एक बार मैं क्विक रिवीजन करा देती हूँ और साथ साथ नोट डाउन कर लेती हूँ पॉइंट्स को, अगर इन केस एनीवन इज फेसिंग एनी काइंड ऑफ कंफ्यूजन इट इज क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू। पहली बात तो बच्चे, ऑस्मोसिस में क्या होता है? मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट होती है। मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट इज देयर, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट कहाँ से कहाँ होती है? लो कंसेंट्रेशन टू हाई कंसेंट्रेशन, लो कंसेंट्रेशन टू हाई कंसेंट्रेशन। या फिर एक बात कह सकते हैं इसे, अगर कंफ्यूजन है, हाई अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट टू लो अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। इतनी बात आई आपको क्लियर? हाँ जी मैम, बिल्कुल आ गई। थर्ड इज, जो मूवमेंट होती है ये होती है मूवमेंट थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू नाउ। अब बच्चे पढ़ते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, विच इज आवर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है मैम? देखो ऑस्मोसिस तो हमें समझ में आ गया, अब ऑस्मोटिक प्रेशर तो बहुत ईजी है अगर ऑस्मोसिस समझ में आ गया तो। मैंने वही वाला सिस्टम फिर से लिया है। दिस साइड इज अगेन द प्योर सॉल्वेंट वन, प्योर सॉल्वेंट, और ये है हमारी हीरो ऑफ दिस प्रॉपर्टी दैट इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, एंड ये है हमारा सोल्यूशन। अब हमें पता है कि बाय नेचर जो मूवमेंट होती है वो क्या होती है? सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन होगी, क्योंकि ये डाइल्यूट है और ये क्या है? कंसंट्रेटेड है। ये इसमें क्या है? लो कंसंट्रेशन है और इसमें हाई कंसंट्रेशन है। बाय नेचर तो ऐसा होना चाहिए कि यहाँ से यहाँ मूवमेंट ऑस्मोसिस की। ठीक है मैम, इतना तो हमने ऑस्मोसिस में भी पढ़ लिया था, लेकिन स्पेशल क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? तो बच्चे अगर मैं सोल्यूशन की साइड पे एक मिनिमम प्रेशर अप्लाई करती हूँ, कितना प्रेशर? अगर मैं एक मिनिमम प्रेशर अप्लाई करती हूँ पिस्टन की मदद से, मिनिमम प्रेशर अप्लाई करती हूँ कि जो सॉल्वेंट के जो मॉलिक्यूल्स थे वो हमारे सोल्यूशन के साइड ना आए, हाँ, तो उस प्रेशर को हम क्या कहते हैं? तो उस प्रेशर को हम कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर। अब आपको समझ में आया ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? तो मैं एक बार डेफिनेशन लिख देती हूँ ताकि आपको और क्लियर हो। बच्चे ऑस्मोटिक प्रेशर को ना एक बात बता देती हूँ मैं आपको, पाई से रिप्रेजेंट करते हैं, ये इसका सिंबल है। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है बच्चे? मिनिमम प्रेशर, द मिनिमम प्रेशर which must be applied on the solution
to stop the entry of pure solvent in it, again through semi-permeable membrane. membrane. ओके, अब मैथमेटिकली बात करते हैं. अगर मैथमेटिकली बात करते हैं बच्चे, तो हमें एक बात पता चलती है कि इसके एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, कंसंट्रेशन के, कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन के. ऑल्सो जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, टेम्परेचर के. ये टेम्परेचर हमें केल्विन में लेना है. अच्छा, अब इन दोनों को कंबाइन करती हूँ, जब मैं इन दोनों करती हूँ इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को, तभी आ जाता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन के और टेम्परेचर के. फाइन. अगर मैं इसको अगर क्या, मुझे प्रोपोर्शनैलिटी का साइन तो हमें हटाना ही होता है, तो इसके प्रोपोर्शनैलिटी का साइन जब हम हटाएंगे तब क्या आता है, एक कांस्टेंट आता है, और वो कांस्टेंट होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट. ठीक है बच्चे, इतनी बात आपको समझ में आई. एंड दिस इज द रिक्वायर्ड फॉर्मूला, दिस इज द रिक्वायर्ड फॉर्मूला. पाई इज इक्वल्स टू CRT. ये आपके न्यूमेरिकल्स में यूज होगा. अच्छा मैम, इतनी बात हमें समझ में आ गई. ये आपने जो कंसंट्रेशन बोली है, हमने जैसे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में कंसंट्रेशन हमने ली थी मोलैलिटी. क्या इसमें भी मोलैलिटी है? नो बच्चे. इसमें जो कंसंट्रेशन टर्म है, जो कंसंट्रेशन टर्म हम किसकी फॉर्म में लेंगे, मोलैरिटी की फॉर्म में लेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, मोलैरिटी की फॉर्म में लेंगे. वाई सो मैम? हमने पिछले 2 चैप्टर्स में, यानी कि पिछले 2 वीडियो में, जब आपने डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट कराया और एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट कराया, तब हमने मोलैलिटी ली थी. इसमें मोलैरिटी क्यों? बच्चे ध्यान दीजिएगा, उसमें हमारा टेम्परेचर चेंज कर रहा था. देखो एक बात ये होती है, मोलैरिटी हमारी लैब में फाइंड आउट करनी कंपैरेटिवली इजी होती है, ये बात हो गई. और मोलैलिटी थोड़ी सी कम्बरसम होती है कैलकुलेट करनी. सेकेंड रीजन इज, उन 2 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में क्या था, टेम्परेचर चेंज कर रहा था. और वेयर एवर टेम्परेचर चेंजेस, अगर टेम्परेचर चेंज करता है, हमारा टेम्परेचर चेंज करता है, तो क्या होता है, वॉल्यूम ऑल्सो चेंजेस. अब वॉल्यूम चेंज करेगी तो उसकी वजह से क्या होगा, मोलैरिटी चेंज करेगी. मोलैरिटी, तो वी कांट यूज मोलैरिटी इन दिस केस, मोलैरिटी इन दिस केस वी कांट यूज मोलैरिटी. हमें मोलैलिटी यूज करना पड़ेगा, क्योंकि मोलैलिटी क्या होती है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट. उसमें तो वॉल्यूम की कोई टर्म होती नहीं है. और जिसमें टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती है, जिसमें टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है कोई टर्म, इंडिपेंडेंट है कोई टर्म, उसमें नो वॉल्यूम चेंज, नो वॉल्यूम चेंज. तो हम क्या ले सकते हैं, हम वहां ले सकते हैं मोलैरिटी. ओके मैम, इसका मतलब देखो, ऑस्मोटिक प्रेशर में तो कोई टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा. हम एक रूम टेम्परेचर पे कैलकुलेट कर सकते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, तो वहाँ पे कोई वॉल्यूम चेंज नहीं होगा. और मोलैरिटी में वॉल्यूम टर्म है, तो हम इजीली मोलैरिटी ले सकते हैं. ठीक है मैम. मैम इतना समझ में आ गया, ये फॉर्मूला यूज होगा, और मोलैरिटी क्यों यूज हुई ये भी समझ में आ गया. लेकिन मैम आर की वैल्यू याद नहीं है हमें. आर की वैल्यू क्या होगी? ओके स्टूडेंट्स, डोंट वरी. आर की वैल्यू जो है ये होती है, ये तो सबको पता होती है, लेकिन नहीं पता तो मैं बता देती हूँ. ऐसी कोई शर्म की बात नहीं है कि अगर आपको नहीं पता तो इट इज समथिंग शेमफुल. 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल. Another value of R is 0.0821 liter atmosphere per Kelvin per mole and 0.0831 liter bar per Kelvin per mole.
आई रिक्वेस्ट कि आप ये वैल्यूज़ आपको याद होनी ही चाहिए, क्योंकि ये आपको आगे भी हेल्पफुल रहेंगी याद करने से। ठीक है बच्चे, मूविंग अहेड। अभी हमने देखा कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर है उसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी, पाई इज इक्वल्स टू CRT। अब C क्या होता है? कंसंट्रेशन होती है। कंसंट्रेशन किसकी टर्म्स में लेनी है? हमें मोलैरिटी की टर्म्स में लेनी है। और मोलैरिटी क्या होती है बच्चों? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ओके मैम, गॉट इट। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट को अगर मैं लेती हूँ बी ए, तो हम ले लेते हैं सॉल्वेंट को, और सॉल्यूट को मैं ले लेती हूँ बी। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे फाइंड आउट करते हैं? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट का फॉर्मूला सबको पता है, गिवन मास बाय मोलर मास। यस मैम, गिवन मास बाय मोलर मास, इतना तो पता है मैम हमें भी। RT बाय V, ये N को रिप्लेस कर दिया मैंने, ये N की वैल्यू है। किसी को समझ में ना आए तो ये जो N है ये इस चीज से रिप्लेस हो गया है, RT बाय V। ठीक है बच्चे, अब आप देखेंगे कि अगर मैं थोड़ा सा शफल करती हूँ टर्म्स को, वही लिखा है, थोड़ा आगे पीछे घुमा दिया बस। तो एक गिवन मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये क्या हो जाता है बच्चे? अगर गिव मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम क्या होता है बच्चे? डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूट। ये क्या हो जाएगी? डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूट, डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूट। तो मैं डेंसिटी को D से रिप्रेजेंट कर रही हूं। अगर इन केस आपको डेंसिटी दी हुई है तो भी आप क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर निकाल सकते हैं। ये मैंने आपको फॉर्मूला डिराइव कर दिया, ऑन द स्पॉट भी आप डिराइव कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इन केस अगर अचानक से न्यूमेरिकल आ जाता है, सो डैट यू डोंट गेट नंब, तो मैंने ये वाला फॉर्मूला आपको डिराइव करके एक बार दिखा दिया। याद करने की ज़रूरत नहीं है, न्यूमेरिकल आएगा आप कर लोगे, आई नो, आई ट्रस्ट यू, बट एक बार थोड़ा आइडिया देना ज़रूरी था। एक मेडिकल कंडीशन होती है एडिमा। एडिमा, एडिमा क्या होता है मैम? एडिमा सिंपली अगर मैं बोलूँ तो एडिमा होती है स्वेलिंग। जब हम ज़्यादा सॉल्टेड फूड खाते हैं स्वेलिंग होती है। जैसे कि हम बाहर का कुछ ज़्यादा ही सॉल्टेड, क्योंकि चट चट करती है जीभ हमारी, तो बहुत ज़्यादा सॉल्टेड चीज़ें खाते हैं। तो सॉल्टेड चीज़ें खाने से क्या होता है, उसको बैलेंस करने के लिए हमारे जो सेल्स होते हैं बॉडी के, वो वाटर क्या कर देते हैं, वाटर बाहर निकाल देते हैं, ताकि बाहर का जो एटमॉस्फेयर है, बाहर का जो एटमॉस्फेयर है वो क्या है, डाइल्यूट हो सके। ऑस्मोसिस होगी, बाय नेचर ऑस्मोसिस तो होगी। हाँ जी, अब वो बाहर निकल जाता है तो क्या हो जाती है, हमारी स्वेलिंग हो जाती है, और वो एक बहुत ही पेनफुल कंडीशन होती है। ये बहुत ही पेनफुल कंडीशन होती है और इसके बहुत ज़्यादा हैजार्डस इफेक्ट्स भी होते हैं, पेनफुल कंडीशन। आगे बात समझ में आपको? ठीक है बच्चे, अब एक टर्म होती है मैम, ऑस्मोसिस से ना हमें अपने घर के आरओ की याद आ गई। हाँ जी, क्योंकि मैम वो होता है रिवर्स ऑस्मोसिस। हमें, आपको पता है, हमें ना आरओ की फुल फॉर्म पता है कि ये रिवर्स ऑस्मोसिस होता है। वेरी नाइस बच्चे, तो इसमें ऑस्मोसिस वर्ड क्यों यूज़ किया गया है, तो इसमें कैसा यूज़ हो रहा है ऑस्मोसिस का और कैसे क्या है, काइंडली एक्सप्लेन। तो बच्चे बहुत सिंपल है, रिवर्स ऑस्मोसिस। अब मैं ना आपको पहले वाला डायग्राम दिखाती हूँ जिसमें मैंने आपको ऑस्मोटिक प्रेशर डिफाइन करा था। वो वाला डायग्राम मैं आपको एक बार शो करती हूँ। तो बच्चे ये है वो ऑस्मोटिक प्रेशर का डायग्राम। अब ऑस्मोटिक प्रेशर में मैंने क्या बताया था आपको कि नॉर्मली ऑस्मोसिस में होता है कि प्योर सॉल्वेंट मूव करता है सॉल्यूशन की साइड, लेकिन अगर हम मिनिमम प्रेशर अप्लाई कर देते हैं ना कि सॉल्वेंट की मूवमेंट को स्टॉप करने के लिए, वो होता है ऑस्मोटिक प्रेशर। और रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है? रिवर्स ऑस्मोसिस ऐसा होता है कि मिनिमम प्रेशर तो होता है था ऑस्मोटिक प्रेशर, लेकिन अगर मैं एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई कर दूं तो क्या होगा, उल्टा होने लगेगा। सोल्यूशन का जो सॉल्वेंट है ना, सोल्यूशन साइड में जो सॉल्वेंट है वो मूव करने लगेगा प्योर सॉल्वेंट की तरफ। और इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, इसकी मदद से जो हमारा सॉल्टेड वाटर होता है या फिर सलाइन वाटर होता है उसको प्योर कर सकते हैं। कैसे मैम? बच्चे बहुत सिंपल है, एक तरफ हमारा प्योर सॉल्वेंट, हमने वाटर ले लिया। अब यहाँ पे अगर मैं सलाइन वाटर लेती हूँ और मैंने लगा दिया वहाँ पे रिवर्स ऑस्मोसिस का केस में
एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई कर दिया, तो जो हमारा यहाँ पे प्योर सॉल्वेंट होगा वो मूव करने लगेगा, सॉल्यूशन का साइड जो प्योर सॉल्यूशन की साइड जो प्योर सॉल्वेंट होगा वो मूव करने लगेगा दिस साइड, और इस साइड हमारा प्योर जो हमारा वाटर है वो कलेक्ट होता चला जाएगा। तो हमने एक तरह से एक्सप्लॉइट कर दिया ऑस्मोटिक प्रेशर की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को। एक बात ये है कि ऑस्मोटिक प्रेशर को कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्यों कहते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट, नेचर पे डिपेंड नहीं करती है। तो इससे हमने एक्सप्लॉइट कर दिया, और एक्सप्लॉइट करने से क्या हुआ, ये जो हमारा इम्प्योर वाटर था ना, इम्प्योर मतलब सलाइन वाटर था ना, वो क्या हो गया, हम सलाइन उसमें से सलाइन वो डीसलाइन करते जा रहे हैं, उसको प्योर में प्योर वाटर को एक्सट्रैक्ट करते जा रहे हैं उसमें से। इज इट क्लियर? इफ नॉट, आई एम डिफाइनिंग रिवर्स ऑस्मोसिस अगेन। सो बच्चे, रिवर्स ऑस्मोसिस इज when we apply extra pressure on the solution, then the solvent particles from the solution migrate towards the pure solvent through, again the hero of the story, SPM, semi permeable membrane। अब बच्चे 3 टर्म्स होती हैं जो कि ऑस्मोटिक प्रेशर की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वो होती है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। बहुत इजी है, वैसे तो आप लोगों ने 9th में भी किया होगा, बट याद कहाँ रहती है मैम, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस। तो बच्चे, पहली बात आती है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, जैसे कि मैं आपको एक सेल का एग्जांपल देती हूँ। अगर हमारा बॉडी का कोई सेल किसी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा हो तो उसकी वजह से वो क्या हो जाता है, उसकी वजह से वो श्रिंक हो जाता है। क्यों मैम? पहली बात तो बच्चे, मैं ना बहुत इजी वे में बताती हूँ। टॉनिक, आप ये समझ लो, टॉनिक वर्ड किसके लिए यूज किया गया है, मतलब मैं आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रही हूँ। टॉनिक वर्ड यूज किया गया है सॉल्यूट के लिए, सॉल्यूट के लिए। अब हाइपर मीन्स ज्यादा, हाइपर मीन्स हाई, हाइपर मीन्स हाई सॉल्यूट। अब अगर हमारा सोल्यूशन के अंदर हाई सॉल्यूट है तो हमारे सेल क्या सोचेंगे, ओहो बेचारे के पास हाई सॉल्यूट है, सॉल्वेंट मतलब भीड़ भड़ाका हो रखा है यहाँ पे, तो सॉल्वेंट की साइड मतलब सॉल्वेंट तो बहुत कम है और हाई सॉल्यूट है। तो मूवमेंट कहाँ से होती है, लो सॉल्यूट टू हाई सॉल्यूट मूवमेंट होती है सॉल्वेंट की। तो हमारा सेल क्या करेगा, सेल से क्या आएगा, सेल से बाहर आ जाएगा पानी, और क्या हो जाएगा, सेल हमारा श्रिंक हो जाएगा। वाटर मूवमेंट बाहर हुई इसकी, और सेल क्या हो जाएगा हमारा, श्रिंक हो जाएगा। ठीक है बच्चे। अब यहाँ पे मैंने अगेन, अब इसके केस में क्या हुआ बच्चे, हाइपरटोनिक, तो मतलब बाहर जो सोल्यूशन था वो हमारा क्या हो गया, बाहर कंसंट्रेटेड हो गया, और उसकी वजह से हमारा सेल श्रिंक हो गया। आइसोटोनिक में क्या होगा बच्चे, दोनों तरफ जो कंसंट्रेशन है, यानी कि जो सेल में कंसंट्रेशन, आइसो मीन्स सेम, और टॉनिक आई टोल्ड यू सॉल्यूट, तो दोनों तरफ कंसंट्रेशन सेम है। तो नेट मूवमेंट जो है, नो नेट मूवमेंट वुड बी देयर,
जितना पानी अंदर से बाहर जाएगा उतना ही बाहर से अंदर आएगा, कोई नेट मूवमेंट नहीं होगी। जो शेप होगी, साइज होगा हमारे सेल का वही रहेगा, शेप एंड साइज सेम, साइज सेम। आइसोटोनिक का मतलब ये होता है कि जो अंदर के सिस्टम का ऑस्मोटिक प्रेशर है, यानी कि जो अगर सिस्टम 1 का ऑस्मोटिक प्रेशर पाई 1 है और सिस्टम 2 का पाई 2 है, वो दोनों इक्वल है। ओके माय डियर स्टूडेंट्स। हाइपोटोनिक, हाइपो मीन्स लो, हाइपो मीन्स लो, तो मतलब अब हमारा जो सोल्यूशन है जिसमें हमारा सेल पड़ा है वो क्या है, उसके अंदर सॉल्यूट कम है। अब सॉल्यूट कम है तो मतलब अंदर सॉल्यूट ज़्यादा है, तो उसकी वजह से क्या होगा, बाहर वाले सोल्यूशन से वाटर अंदर आएगा, वाटर अंदर आएगा किसमें, सेल के अंदर, और इसकी वजह से हमारा सेल क्या हो जाएगा, स्वेल हो जाता है माय डियर स्टूडेंट्स। क्लियर है बच्चे। एक बात ये है, अगर ये बाहर वाले सोल्यूशन में हमारा हाई सॉल्यूट प्रेजेंट है तो यानी कि कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो इसका मतलब जो सोल्यूशन है उसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, सॉल्यूशन का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो ज़्यादा है, क्योंकि पाई इज इक्वल्स टू CRT, कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो पाई की वैल्यू किसके कंपैरिजन में, जो ऑस्मोटिक प्रेशर सेल का है उसके कंपैरिजन में। हाइपोटोनिक के केस में क्या होता है, हाइपोटोनिक के केस में होता है कि जो हमारा सोल्यूशन है उसकी कंसंट्रेशन लो है, कंसंट्रेशन लो होने की वजह से जो पाई की वैल्यू है वो भी लो हो जाएगी इसके केस में। ये कई बार न्यूमेरिकल्स में काम आ जाता है, आप इजीली कर लोगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट आना चाहिए आपको, इसलिए मैं करा रही हूँ। सो बच्चे, अब आपको ये सारा समझ में आ गया, पूरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अच्छे से समझ में आ गई है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, एंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर भी करना। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।